नमस्कार साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आपका ड्रीम है यूपीपीसीएस 2025 का एग्ज़ाम देने का और आप सपना है कि आपका इस बार 101% क्रैक करना है। किसी कारणवश आप लोग 2024 का एग्ज़ाम आपका सही नहीं हुआ है। आप ये सोच के हुए हैं कि आप 2025 में अच्छी तैयारी करेंगे और 2025 में अच्छे तरीके से एक प्रकार से क्वालीफाई करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, अगर मैं आपसे बता दूं तो यूपीपीसीएस का एग्जाम का लेवल अगर आपने 2024 के पैटर्न को देखा होगा तो कितना डायनेमिक था, इसलिए ज़रूरी है कि आपको बिल्कुल एडवांस लेवल पर तैयारी करनी होगी। आइएगा आज हम लोग डिस्कशन करते हैं कि यूपीपीसीएस 25 के एग्जाम के लिए प्री और मेंस की जो बुक लिस्ट है आपके पास क्या होना चाहिए जिसको फॉलो करके आप रेडी कर सकते हैं। एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपके पास कुछ विशेष चीज़ों का होना बहुत अति आवश्यक है। जैसे अगर हम बात करेंगे 12 अक्टूबर को इस बार यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स का एग्जाम है, जैसा आपने कैलेंडर देख ही चुका होगा। इसके बाद देखेंगे सबसे पहले नीड है कि जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, आपके पास सिलेबस पर कमांड होना। क्योंकि जब भी आप किसी सिलेबस पर कमांड नहीं है तो आप ये टैकल नहीं कर पाएंगे कि एग्जाम में क्या चीज़ें कहाँ से कैसे पढ़नी होती हैं। उसके उपरांत अगर बात करेंगे तो एग्जाम का पैटर्न कैसा है, यानी जब आप सिलेबस को समझ लेंगे तो पैटर्न का मतलब इन द सेंस अगर आपको ये देखना है कि हमें किन किन एरिया को किस प्रकार से रेडी करना है और उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं। उसके उपरांत रिसोर्स यानी सबसे मेजर पार्ट है। रिसोर्स इन द सेंस कहा जाए तो यानी आपको एग्जाम देते समय जब आप एग्जाम तैयारी कर रहे हैं तो आप किन चीज़ों को कहाँ कहाँ से रेडी करेंगे, आपके पास कौन सी ऑथेंटिक किताबें हों, कौन से टेस्ट सीरीज हो या फिर किस प्रकार के नोट्स होने चाहिए। ये सारी बातें रिसोर्स में हम लोग बात करेंगे। एंड अगला जो स्ट्रक्चर है, जब आप ये सब चीज़ जान पाएंगे तो अब उसको फॉलो करने के लिए आपके पास स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए। इन द सेंस कहा जाए तो आप किस प्रकार के प्लान को सेट करें कि आप कंप्लीट सिलेबस को पूरा करने के साथ रिवीजन भी कर पाएं और चीज़ों को प्रैक्टिस फॉर्मेट में भी रेडी कर पाएं। और लास्ट जो अंतिम चरण होता है रिवीजन करना, सबसे बड़ा गलती विद्यार्थी यही स्टार्ट कर लेता है कि वो ये सब चीजें लगभग 1 to 1 करके स्ट्रक्चर रेडी नहीं करता और लास्ट में फिर वो कभी घटना चक्र पढ़ता है, कभी कुछ पढ़ता है, यानी एक प्रकार से उसका जो फ्लो है वो बिगड़ जाता है। ये जरूरी क्यों है देखिएगा। सबसे पहली बेसिक नीड है कि हम इसके पैटर्न को समझें। तो आपको ज्ञात होगा कि प्रीलिम्स का एग्जाम यहाँ पर आपके पास 150 प्रश्न आते हैं 200 नंबर में। देखिएगा यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर जो पैटर्न है वो सी सेट में कितना प्रश्न आएगा, बोलेंगे सर यहाँ पर आपके 100 प्रश्न है, ये भी 200 नंबर में देखिएगा। तो यानी ये जो पेपर है क्वालिफाइंग पेपर है, लेकिन बहुत सारे बच्चे पीसीएस में इस बार भी सी सेट में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, जैसा कि आंसर की आपने देखी होंगी। तो यानी क्यों, क्योंकि उनकी इंग्लिश में कमांड नहीं है, क्वांट पे कमांड नहीं है, रीजनिंग में कमांड नहीं है, या कम्युनिकेशन स्किल्स या इंटरपर्सनल स्किल्स या हिंदी पर कमांड नहीं है। तो आपको इस पेपर को भी लाइटली नहीं लेना है देखिएगा। अब चुनौती बन जाती है कि यहाँ पर जो जीएस का पेपर है 150, इस बार के पैटर्न को आपने देखा होगा तो यहाँ पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये एक सिलेबस से देखिएगा, यानी इसके अंदर क्या है टॉपिक दे रखे हैं। इसी प्रकार से आप मेंस में जाएंगे तो मेंस के 6 पेपर हैं देखिएगा। 6 पेपर का मतलब प्रत्येक पेपर 200 नंबर का होता है। 6 पेपर मतलब 1200 नंबर के आपके पास जीएस का एक एरिया है, 300 नंबर का आपके पास एसए का एरिया, 150 नंबर का एसए का एरिया है और 150 नंबर की हिंदी, यानी 300 नंबर का एक एक्स्ट्रा कैरिकुलम में। ये दो सब्जेक्ट, दो पेपर हैं। यानी अब आपके पास चुनौती है, ऐसे जो 3 ऐसे आपसे पूछे जाएंगे, उन 3 खंडों में जो ऐसे पूछे जाएंगे वो आप रेडी कैसे करें। क्या एग्जाम की बात करें, बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं कि यहाँ पर तैयारी जो करते रहते हैं बस प्री बस प्री बस प्री। प्री कोई एग्जाम नहीं है, प्री एक छटनी एग्जाम है जो कि मेंस का ही एक हिस्सा है देखिएगा। अगर आप जितना अच्छा आपका मेंस होगा उतना अच्छा आपका प्री होगा, ये डेफिनेटली है। लेकिन यहाँ पे जो एक्स्ट्रा करिकुलम में जो 3 ऐसे लिखने हैं, उनको वर्ड कैसे करें, फॉर्मेटिंग कैसे करें, सारी विशेष बातें रहती हैं। हिंदी का भी जो एरिया है, जो 150 नंबर में आपको हिंदी पूछी जाती है, इसमें क्या चीज़ें कैसे कवर करनी होती हैं। तो यानी ये एक पूरा सिलेबस है देखिएगा, ये एक पैटर्न है। आपको यहाँ पर जीएस 1 में हिस्ट्री, सोसाइटी, ज्योग्राफी पढ़नी है, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, आईआर, जस्टिस और एक गवर्नेंस पढ़ना है, इकोनॉमी, इन्वायरमेंटल, आपके पास यहाँ पर साइंस है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, सिक्योरिटी पढ़नी है, इथिक्स, इंटीग्रिटी पढ़ना है। और पेपर नंबर 5 और 6 हैं, ये यूपी स्पेशल को लेकर लगाए गए, जहाँ पर यूपी का हिस्ट्री है, पॉलिटी है, आर्ट एंड कल्चर एंड सिक्योरिटी है। और उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर यूपी का इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड ज्योग्राफी है देखिएगा। अब चुनौती ये बन जाती है कि हम इतना सारा सब्जेक्ट रेडी कैसे करें। एग्जाम 12 अक्टूबर को है, तो प्लान आपको यहाँ पर सेट करना पड़ेगा कि हमें अभी आपका फरवरी से स्टार्टिंग करें, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये जो 5 मंथ हैं, इस 5 मंथ में 2 पिलर पर काम करिएगा। फर्स्ट पिलर क्या है कि जो सब्जेक्ट प्री और मेंस में आते हैं डेफिनेटली, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी है, आईआर, इन्वायरमेंट है, साइंस है, करंट अफेयर है, ये प्री और मेंस दोनों का है, इसको भी रेडी करना है आपको इस टाइमिंग में। इसके साथ साथ आपको इस टाइमिंग में जो मेंस का एरिया, जो ओनली मेंस में काम आता है, जैसे कि राष्ट्र मैनेजमेंट है, गवर्नेंस है, सिक्योरिटी है, सोसाइटी है, एसए है, इथिक्स है, या मेंस की हिंदी है, ये इस पे काम करना। यानी इस 5 मंथ में आपको ये चीज़ें कमांड कर पाएंगे तो जो नेक्स्ट के 3 मंथ बनेंगे लास्ट के, जैसे कि आपके पास जुलाई, अगस्त, सितंबर है, यहाँ ओनली प्रीलिम्स पे काम
कर पाएंगे, ये प्रीलिम्स पे काम ही नहीं करेंगे। ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं तो यहाँ सिर्फ रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट लगाएंगे, जो चीज़ एरिया डाउट है उसको डाउट में करेंगे। यानी कुल मिला के यहाँ पर जो 3 मंथ है लास्ट के, ये पढ़ने के नहीं होंगे, क्योंकि ये भी एक प्रकार से सिविल सर्विस एग्जाम है स्टेट का। इसको भी प्रॉपर वे में ये क्या चाहिए, नीड होती है, प्रॉपर स्ट्रेटेजी होती है। इतना सब कुछ आपको रेडी करना पड़ेगा, इतने सब्जेक्ट आपको यहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे। तो यहाँ चुनौती क्या बन जाती है कि इसको कैसे रेडी करें, या तो खुद से रेडी करें, किताबों से रेडी करें। मैं बुक लिस्ट की बात तो करूंगा ही करूंगा, लेकिन आप सबके लिए पीसीएस वाले 2025 वाले एग्जाम अगर दे रहे हैं, 26 का भी एग्जाम दे रहे हैं, तो हम आपके लिए प्रोग्राम एक डेफिनेटली लेके आए हैं, जिसके अंतर्गत हम कंप्लीट प्री और मेंस और इंटरव्यू, यानी कुल मिला के कंप्लीट फाउंडेशन है इसमें आपका, कंप्लीट सिलेबस चाहे प्री का हो चाहे मेंस का हो। इवन मेंस के जितने भी 6 के 6 पेपर हैं, हिंदी है, ऐसे है, साथ में प्रीलिम्स का अगर आप जीएस और सीसेट देखेंगे, वो सब कुछ इसमें इन्वॉल्व रखा गया है। यहाँ बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ाई की जाएगी, यानी कंसेप्ट बेस्ड भी पढ़ाई है, फैक्ट इसमें इन्वॉल्व रहेगा और एप्लीकेशन पार्ट इसमें इन्वॉल्व रहेगा। इसके साथ जो पीडीएफ नोट्स हैं, दो तरह के आपको यहाँ पर नोट्स मिलेंगे। एक वो नोट्स मिलेंगे जो क्लास में पढ़ाए जाएंगे, एक वो नोट्स मिलेंगे हर किसी टॉपिक सब्जेक्ट के जो लास्ट में कंपैरिजन करके मिल जाएंगे। दोनों ही नोट्स एग्जाम के लिए बहुत सफिशियंट रहेंगे। इसके साथ साथ डाउट सेशन रहेगा, स्टडी मटेरियल है, स्टूडेंट ट्रैकिंग है, ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं। तो यदि आप हमारे साथ जुड़कर 25 की जर्नी करना स्टार्ट कर चाहते हैं, 2024 का कहीं ना कहीं आपका एग्जाम अच्छा नहीं हो पा रहा है या नहीं हो पाया है, इस गतिविधि को छोड़ते हुए आगे 25 की तैयारी करना स्टार्टिंग कीजिएगा। जो बच्चे फर्स्ट टाइम 25 में एनरोल हो रहे हैं, तो आपकी चुनौती बन जाती है कि आपको प्रॉपर प्लान चाहिए, प्रॉपर स्ट्रेटेजी चाहिए, प्रॉपर रिसोर्स पढ़ना पड़ेगा, प्रॉपर आपको डायरेक्शन चाहिए। इन सब के लिए गाइडेंस, मेंटरशिप सब कुछ इसमें इन्वॉल्व है। तो एलबी लर्निंग एप्लीकेशन पर आज ही जाइएगा। जैसे आप एंट्री करेंगे ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। उसके बाद आप जैसे यहाँ जाएंगे, तो यहाँ कोर्स परचेस में जाने के बाद यूपीपीसीएस का एक ही बैच आपको दिखाई दे रहा है, फाउंडेशन वाला। इसमें कंप्रीहेंसिव कवरेज है। तो अभी इस पर डिस्काउंट चल रहा है 3000 में, यहाँ पर डेफिनेटली इसको परचेस कर सकते हैं। 3000 का मतलब ये रहा कि प्री और मीन्स, इस पर डिस्काउंट चल रहा है, तो अभी इसका लाभ उठाकर अपने सपने को पूरा करने के लिए इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 पे अगर आप जाते हैं, तो यहाँ चुनौती है कि सबसे पहला स्टेप होता है किसी विद्यार्थी के लिए उसका सिलेबस पर कमांड होना, उसके बाद एनसीईआरटी पे कमांड होना, पीवाईक्यू कमांड होना। जिन लोगों ने ये कमांड कर लिया है, रेडी हो चुकी हैं, तब अब हम जाते हैं स्टेप नंबर 2 पे। उसमें क्या होता है, जो ऑथेंटिक बुक्स हैं या जो नोट्स हैं वो फॉलो करने होते हैं, या आपको जो कोचिंग्स वगैरह हैं या आपको पास जो भी गाइडेंस है वो यहाँ से लेना होता है। इसके प्रकार से सेकेंड स्टेप ही आता है। थर्ड स्टेप सफलता का क्या है, आप जितना अच्छा रिवीजन, प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज, कोर नोट्स बनाएंगे, वो आपके लास्ट अंतिम पायदान पर। तो पीसीएस का एग्जाम क्रैक करने के लिए 3 स्टेप से गुजरना पड़ेगा। आपको बेसिक रेडी करना है, एडवांस रेडी करना है और लास्ट में प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए अगर हम लोग बात करेंगे, सबसे पहली चुनौती क्या है यहाँ पर, एनसीईआरटी। कम से कम अगर पीसीएस की तैयारी अगर कर रहे हैं, तो मेरा मानना यह है कि इन बुक लिस्ट को जरूर नोट डाउन कर लें। ये वो बुक लिस्ट है जो आपको फॉलो करनी ही करनी है डेफिनेटली पीसीएस एग्जाम के लिए भी, क्योंकि पीसीएस का मेंस हो या प्री हो, बेसिक क्वेश्चन 15-20 क्वेश्चन वहाँ से पूछता है, जो कि एनसीईआरटी से ही निकल के आते हैं। इसके लिए अगर आप बात करेंगे यहाँ पर हिस्ट्री, तो हिस्ट्री के लिए क्लास नंबर 11 की एनसीईआरटी ये जरूर आप एक बार देख लीजिएगा यहाँ पर। और थीम जो है क्लास नंबर 12 की, यानी 4 एनसीईआरटी आपको यहाँ पर किसकी देखनी है, हिस्ट्री की देखनी है। ज्योग्राफी की आपको यहाँ पर 2 एनसीईआरटी देखना है, क्लास नंबर 11 की, क्लास नंबर 11 की 2 एनसीईआरटी हैं। जैसा कि आप जान सकते हैं, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी है और इंडिया की फिजिकल इन्वायरमेंट है। पॉलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पर भी 2 एनसीईआरटी, क्लास नंबर 11 की है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क है, और पॉलिटिकल साइंस की कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स है, देखिएगा। एंड आफ्टर दैट इकोनॉमी की बात करेंगे, इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट, क्लास नंबर 11 की है। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमारे पास 4 पिलर होते हैं, देखिएगा। तो 4 पिलर की जो एनसीईआरटी है, एक पिलर हिस्ट्री है, दूसरा ज्योग्राफी है, तीसरा पॉलिटी है, एंड फोर्थ इज इकोनॉमी है। ये एनसीईआरटी डेफिनेटली मैं ये कह सकता हूँ कि हर किसी विद्यार्थी की टेबल पर या एक प्रकार से इसको पढ़ी होनी चाहिए अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है। यानी कुल मिला के एक्स्ट्रा कैरिकुलम में इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, साइंस वगैरह क्या है, तो बायोलॉजी के लास्ट के 4 चैप्टर हमारे क्लास नंबर 12 के एनसीईआरटी में फॉलो करने पड़ेंगे। कुछ जनरल साइंस के लिए बेसिक एनसीईआरटी क्लास नंबर 10th की, 11th की आपको यहाँ पर फॉलो करनी है। ये बेसिक एनसीईआरटी है। लेकिन अगर हम बुक लिस्ट की बात करेंगे, देखिएगा, एक हमारे पास 4 पिलर हैं। जो विद्यार्थी 4 पिलर पर अच्छे से कमांड कर लेता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी पे, ये मान के चलो 67% जो एक प्रकार से एरिया है प्रीलिम्स और मेंस का, वो रेडी कर पाएगा। ऐसी गतिविधि में अगर देखेंगे, पॉलिटी आपके सामने जैसे ये रहा, देखिएगा। पॉलिटी एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पर हर किसी विद्यार्थी के जीवन में देखा जाए तो वो उसको फॉलो करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यहाँ ये ऐसा एरिया है जहाँ पर अच्छे नंबर आप आराम से गेन कर सकते हैं। सपोज कर लो, पॉलिटी के लिए क्लास नंबर 11 की एनसीईआरटी सबसे पहला रिसोर्स है। दूसरा है यहाँ पर बुक लिस्ट। सबको पता है जिस प्रकार से हर किसी धर्म की बाइबल, गीता, कुरान, ये सब चीज़ें ग्रंथ होते हैं, ऐसे ही लक्ष्मीकांत एक प्रकार से बुक्स ग्रंथ है, आप इसको फॉलो करें। बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि सर परीक्षा वाणी फॉलो कर लेंगे, लेकिन प्रीलिम्स के लिए ठीक है वो,
लेकिन मेंस के लिए कैसे करोगे, सोचो, इमेजिन करिएगा। इसलिए मेरा मानना है कि एक ही बार में लक्ष्मीकांत को फॉलो कर लो, और वेयर एक्ट आता है एक, उसको जरूर फॉलो कर लो। इससे क्या हुआ, बेसिक रेडी हो गया, इससे आपने एडवांस रेडी कर लिया। इसके साथ जो घटना चक्र है पूर्वालोकन देखिएगा, विद्यार्थी यही गलती करता है कि स्टार्टिंग यहीं से करता है। ये स्टार्टिंग का रिसोर्स नहीं है, ये एंड का रिसोर्स है। यानी आप ये इसको इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि हम ये जान सकें कि लास्ट में क्वेश्चन कैसे आए थे, उनका एक पूर्ण विवरण देख सकें। इसलिए इसको इन सब के बाद पढ़ना चाहिए। इससे क्या होता है, कंसाइज वे में आपको नोट्स मिल जाते हैं जो इसकी थ्योरी होती है, और साथ में आप प्रश्नों की प्रैक्टिस कर पाते हैं। तो ये तीसरा स्टेप है, इसको पहला स्टेप ना माने, मेरा मानना है। तो यानी ये रिवीजन कर लीजिएगा। उसके साथ एनसीईआरटी बुक पढ़ लिया, घटना चक्र पढ़ लिया। ऐसा करने से जो टेस्ट है, प्री और मेंस के जो क्वेश्चन हैं देखिएगा, उसमें सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज जरूर लगाने का प्रयास कर लें। अगर आप सब्जेक्ट वाइज 1 से 2 टेस्ट लगा लेंगे पॉलिटी के, 200 क्वेश्चन कर लेंगे, 300 क्वेश्चन कर लेंगे, है ना। इससे क्या होगा, हर सारे टॉपिक उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो यानी एक सब्जेक्ट के लिए, प्री और मेंस के लिए, पॉलिटी के लिए ये रिसोर्स बहुत सफिशियंट है, ये आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अगर ज्योग्राफी की तरफ जाएंगे, क्लास नंबर 11-12 के एनसीईआरटी मस्ट है, आपको ये फॉलो करनी है। बुक लिस्ट के लिए अगर इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप जीसी लियोन फॉलो कर लें। अगर आप हिंदी मीडियम से माजिद सर की या महेश कुमार वर्णवाल को फॉलो कर सकते हैं। एंड थर्ड रिसोर्स आई थिंक घटना चक्र, ये सबको इसी लेयर में जाएगा। और जैसे ही फॉलो कर लेंगे तो आपको यहाँ पर टेस्ट लगाने हैं, इंडियन ज्योग्राफी के, वर्ल्ड ज्योग्राफी के, प्रीलिम्स और मेंस। जीएस 1 में जो ज्योग्राफी का पार्ट है और जो प्रीलिम्स का जो ज्योग्राफी का पार्ट है, उनके इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज टेस्ट लगा लेंगे। तो जितने भी टॉपिक आपने पढ़े होंगे वो कंसाइज वे में फिल्टर हो जाएंगे। तो मेरा मानना है कि आप इसको फॉलो करें। इसी प्रकार से नंबर थर्ड में इकोनॉमी की बात करेंगे तो डायनामिक सब्जेक्ट है। इट मीन्स मतलब यहाँ पर जो स्टैटिक एरिया है, बैंकिंग है या बाकी राष्ट्रीय आय है, मुद्रा इन्फ्लेशन है, ट्रेड साइकिल है, इन सबको जोड़ते हुए लेटेस्ट में क्या चल रहा है, यानी जितने भी इंडेक्सेस वगैरह हैं, रिपोर्ट्स वगैरह हैं, बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है, ये सारी चीज़ें इसमें लिंक हो जाती हैं। ऐसा करने से क्लास नंबर 11 की एनसीईआरटी तो सबसे मस्ट है, इसको जरूर पढ़ना बेसिक करने के लिए। उसके साथ बुक में अगर बात करेंगे तो मेंस के लिए उमा कपिला नाम की राइटर है, उनकी अच्छी किताब आती है मेंस के लिए, बट ये मेंस के लिए ज़्यादा सफिशिएंट होती है जीएस 3 के लिए। अगर हम बात करें जो रमेश कुमार सिंह की जो किताब इकोनॉमी की, इसमें पेज टू पेज, कवर टू कवर नहीं पढ़ना है, कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरीज पढ़ ली, उसको मैं बता दूंगा कैसे उसको पढ़ना है। तो मेरा मानना है कि आप इसको जरूर फॉलो कर लें। और तीसरा रिसोर्स घटना चक्र, इससे आप ये समझ पाएंगे क्वेश्चन कैसे आते हैं, उनका विस्तृत तरीके से कंसाइज वे में नोट्स का रिविजन कर पाएंगे। और लास्ट सेम पैटर्न पे टॉपिक वाइज टेस्ट और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट फॉलो करने, प्रीलिम्स के भी और मेंस के भी। ऐसा करने से, और ये जो स्ट्रक्चर है ज़्यादातर ये करंट बेस्ड टॉपिक ज़्यादा होते हैं इसमें, तो इसलिए करंट को जरूर फॉलो करना है 1.5 से 2 साल के बीच का। ये नहीं 1 साल का, नहीं, 1.5 से 2 साल का बीच का। मैं बताऊंगा क्यों करना है, इसके पीछे रीजन क्या देखिएगा। इन्फ्लेशन जब भी काउंटिंग होती है तो लास्ट ईयर से काउंटिंग करते हैं। सोचो लास्ट ईयर तुम्हें नहीं पता होगा तो कैसे काम करेंगे। और इस बार यही हुआ, यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स में जाके आप देखिएगा 2015 तक के क्वेश्चन पूछने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि जितनी भी योजनाएं परियोजनाएं हैं, जो सीक्वेंस पूछ रहा है वो वही है, जो लेटेस्ट का नहीं, डायनेमिक पार्ट है वो, राइट। अगर हम बात करेंगे नंबर 4 की तरफ, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हिस्ट्री। देखिएगा, हिस्ट्री एक सदाबहार सब्जेक्ट है। अगर आप प्रीलिम्स में जाएंगे तो लगभग 20-22 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पीसीएस में। मेंस में जाएंगे तो जीएस 1 के अंतर्गत देखा जाएगा, आर्ट एंड कल्चर है, वर्ल्ड हिस्ट्री है एंड मॉडर्न हिस्ट्री है। यहाँ से आपको 7-8 क्वेश्चन लगभग 20 में देखने को मिल जाते हैं। ऐसी गतिविधि में आप एनसीईआरटी क्लास नंबर 11-12 की जरूर पढ़ लें। 12 की जो थीम एनसीईआरटी है, 1, 2, 3 थीम आती हैं, वो जरूर फॉलो कर लें, वो मोस्ट इंपोर्टेंट एनसीईआरटी है। एंड आफ्टर डेट बुक्स के रूप में अगर बात करेंगे तो प्राचीन के लिए आर.एस. शर्मा है, सतीश चंद्र है, और स्पेक्ट्रम सबसे मस्ट किताब है, इसको जरूर फॉलो कर लें। आज़ादी के बाद का जो विपिन चंद्र की किताब, उसको जरूर फॉलो कर लें, वो मेंस के लिए काफ़ी सफिशिएंट किताब है। इसके बाद जैसे ही सेम पैटर्न पे घटना चक्र पूर्वालोकन है, और उसके बाद फिर सेम पैटर्न टेस्ट और टॉपिक वाइज लगाना है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों को साथ में लेके चलना है, राइट। अगर इन्वायरमेंटल इकोलॉजी की बात करेंगे, डायनामिक सब्जेक्ट है ये। यहाँ से 70-80% क्वेश्चन प्रीलिम्स के हो, मेंस के हो, करंट अफेयर बेस्ड पूछे जाते हैं, इसीलिए बेसिक होना भी जरूरी है। इसके लिए आप यहाँ पर एनसीईआरटी क्लास नंबर बायोलॉजी की लास्ट के 4 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा वाणी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पर शंकर आईएएस के नोट्स या किसी अन्य इंस्टीट्यूट जो कि क्लास से आप अटेंड कर सकते हैं या ले रहे हैं, वहाँ के नोट्स भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके साथ घटनाचक्र पूर्वालोकन को जरूर फॉलो कर लें। उसके बाद टेस्ट सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के करंट बेस ज़्यादा होता है, इसलिए इस पर करंट पे विशेष ध्यान दीजिएगा। एंड साइंस की बात करेंगे, साइंस 2 प्रकार की हमें पूछने को देखने को मिलता है। जीएस 3 में जाएंगे मेंस में तो वहाँ पर डायनेमिक साइंस पूछी जाती है। प्रीलिम्स में जाएंगे तो वहाँ पर बेसिक साइंस पूछी जाती है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से देखिएगा। ऐसी गतिविधि में प्रीलिम्स में आप एनसीईआरटी थोड़ा सा थीम रेडी करने के लिए, लाइट क्या होता है, एनर्जी, जितने भी मैग्नेट वगैरह हैं, चुंबक वगैरह, मेजरमेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ से रेडी हो जाएंगी। लूसेंट को फॉलो कर सकते हैं, और लूसेंट के साथ घटनाचक्र पूर्वालोकन को फॉलो करिएगा। ये दोनों प्रॉब्लम्स के लिए सफिशिएंट है। और साथ में टेस्ट टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज लगाइएगा।
एंड आफ्टर दैट मेंस में जब जाएंगे जीएस 3 में, तो लगभग 80-90% जो जीएस 3 में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछे आते हैं साइंस के, वो उनको डायनामिक बेस होते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी है, माइक्रो टेक्नोलॉजी है, तो इसके कंसेप्ट को समझते हुए जो लेटेस्ट में हो रहा है 1 से 1.5-2 साल के बीच में, उन घटनाओं को जरूर एक प्रकार से कंपैरिजन कर लीजिएगा। तो ये जीएस 3 का साइंस भी हो जाएगा और बेसिक भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए आता है सोसाइटी। देखिएगा जीएस 1 का सोसाइटी में लगभग देखा जाए 200 में से आपके 50-60 नंबर में देखा जाए सोसाइटी के 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसी गतिविधि में आप यहाँ पर ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं करंट इशू से होते हैं, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट है, या जो अर्बन के पीछे समस्याएं हैं, ये माइग्रेशन है, या जनसंख्या संबंधी मुद्दे हैं, गरीबी संबंधी मुद्दे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट, तो ये स्टैटिक पर डायनेमिक दोनों को मिल करके पूछता है। कुल मिला के कहा जा सकता है कि इसके लिए आप यहाँ पर एनसीईआरटी क्लास नंबर 12 की सोसाइटी की भारतीय समाज की जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके साथ राम आहूजा की एक ऑथेंटिक किताब आती है, उसको आप फॉलो कर लें। इसके साथ लास्ट ईयर के 5 साल के जो पीवाईक्यू हैं, उनको अगर आप एक बार देख लेंगे तो आपको खुद लगेगा कि क्षेत्रवाद क्वेश्चन पूछ रहा है, कभी समाज संप्रदायवाद पूछ रहा है, कभी एक प्रकार से कह सकते हैं क्षेत्रवाद धर्मनिरपेक्षता क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यानी टॉपिक वही है, लेकिन क्या कर रहा है, चेंजिंग कर रहा है और उनको डायनामिक रूप से पूछने का प्रयास कर रहा है। तो लास्ट ईयर के पेपर जरूर एक बार एनालाइज कर लीजिएगा, ये डाटा सोसाइटी के लिए सफिशिएंट है। बात करेंगे यहाँ पर इथिक्स के लिए। इथिक्स लगभग 200 नंबर का मेंस का एक ऐसा एरिया है जहाँ पर आप बहुत कम समय में अच्छे नंबर मार्क्स को गेन कर सकते हैं। अगर आप किसी टीचर से किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ेंगे तो लगभग 20-25 लेक्चर में आप आराम से कवर भी कर सकते हैं। ऐसी गतिविधि में अगर देखा जाए तो इसके लिए न्यूज़पेपर सबसे मस्ट है, क्योंकि केस स्टडी जितनी भी होती है न्यूज़पेपर से पूछी जाती हैं। इसके साथ जरूरी क्या है कि आप क्रॉनिकल की एक द लेक्सिकॉन एक बुक्स आती है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, या अभय कुमार या अमित कुमार सिंह जो एक प्रकार से कह सकते हैं टीचर हैं, इनकी भी कुछ किताबें आती हैं, आप इसके नोट्स को फॉलो कर सकते हैं। और लास्ट के 5 साल के जो नोट्स हैं, 5 साल के जो पेपर हैं, उनको जरूर एक बार फॉलो कर लीजिएगा। प्रीलिम्स मेंस के किसके, यूपीएससी के भी और यूपीपीसीएस के भी, दोनों की केस स्टडी लगभग सिमिलर होती है। वहाँ पर 250 वर्ड में और 250 नंबर में, यहाँ पर 200 नंबर में। आगे चलते हैं हम लोग, डिजास्टर मैनेजमेंट सिक्योरिटी। ये ऐसा एरिया है जो एक प्रकार से आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जीएस 3 का पार्ट है। जीएस 3 में लगभग दोनों को मिला लिया जाए तो 40-50 नंबर में दोनों चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो ये डायरेक्टली 90% जो एरिया है करंट अफेयर बेस्ड होता है। करंट अफेयर का मतलब लेटेस्ट में हो रही घटनाओं को जोड़ के प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसी गतिविधि में इसका स्टैटिक पार्ट करना भी बहुत जरूरी है कि डिजास्टर मैनेजमेंट में पहली सिनेरियो में आप क्या करेंगे घटना घटित होने पर। तो ये पढ़ने के लिए आप यहाँ पर अशोक कुमार सिंह की एक बुक आती है, बहुत छोटी किताब आती है, वहाँ पर इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट सिक्योरिटी दोनों इन्वॉल्व रहेंगी और साथ में 1 साल के करंट अफेयर जो है लिंक हो जाएगा। तो ऐसी गतिविधि में देखा जाए तो आप ये इसको भी रेडी कर पाएंगे और लास्ट के 5 साल के पेपर जरूर एक प्रकार से उनका ओवरव्यू, उनकी फ्रेमिंग, उनको डायमेंशन बेस में रेडी कर लीजिएगा, आराम से क्रैक कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल को लेकर दो विचार आपके दिमाग में चल रहे होंगे। सर प्रीलिम्स में यूपी स्पेशल के 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर मेंस में जाएंगे तो लगभग ये 400 नंबर का इसका वेटेज है, क्योंकि आप मेंस में पेपर नंबर 5 और 6 जाते हैं तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ 200 नंबर के पेपर होते हैं। ऐसी गतिविधि प्रीलिम्स के लिए आप यहाँ पर घटना चक्र या परीक्षा माड़ी सफिशियंट है, यहाँ से 2-3-4 क्वेश्चन जो है आराम से बन जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन फैक्चुअल होते हैं। और लेकिन जैसे ही आप मेंस में एंट्री करेंगे तो यहाँ पर आपके पास पेपर नंबर 5 और 6 यानी 400 नंबर का यूपी का जीके, जीके इन द सेंस कहा जाए पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, साइंस है, इन्वायरमेंटल है, गवर्नेंस है, आईआर, जितने भी एक एरिया हो सकता है देखिएगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इसके लिए विवेक सासवत नाम की किताब आती है पेपर नंबर 5-6 के लिए, वो सबसे सफिशियंट है। या दी आईएएस की किताब भी एक आती है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं लगभग 70-80% क्वेश्चन डायनेमिक होते हैं, क्योंकि टॉपिक वही है, बस यूपी के सापेक्ष में पूछ रहा है। सपोज कर लीजिएगा आपदा, जब यूपी के सापेक्ष में पूछी जाए, कोई रिवर्स यूपी के सापेक्ष में पूछी जाए, कोई गवर्नेंस सिस्टम यूपी के सापेक्ष में पूछा जाए, तो जो जीएस 1 2 3 4 में पढ़ेंगे सिर्फ उसमें यूपी लगाना है। और यूपी लगाने के लिए सिर्फ वही चीज़ें पैटर्न को चेंज करना है। जैसे आप सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं तो सिक्योरिटी अगर हम लोग इंटरनल पढ़ रहे हैं तो आप आंतरिक रूप से पढ़ेंगे भारत के सापेक्ष में, जब लेकिन जब यूपी के सापेक्ष में पढ़ेंगे उसके अंदर यूपी बन जाएगा। तो सिर्फ सेम पैटर्न है, सिर्फ इसमें यूपी को इन्वॉल्व कर दिया गया। तो आप दे आईएएस या फिर विवेक सासवत, करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट के लगभग 18 के बाद के जितने पेपर हुए हैं उनको एक बार जरूर देख लीजिएगा। आगे चलते हैं सेंसस में। सेंसस का जो एक एरिया है, कभी कभी देखा जाए तो इकोनॉमी या ज्योग्राफी के पार्ट में मेंस में पूछ लेता है सेंसस से कुछ ऐसी स्टैटिक पार्ट या डायनामिक पार्ट के कंसेप्ट वाले बेस्ड प्रश्नों को, लेकिन ज़्यादातर सेंसस से प्रश्न जो होते हैं वो प्रीलिम्स में ही देखने को मिलते हैं। कभी 4 प्रश्न, कभी 2 प्रश्न, कभी 5 प्रश्न, ये एक एरिया अप डाउन होता रहता है। ऐसी गतिविधि में अगर देखा जाए तो यहाँ परीक्षा वाणी और लास्ट 10 ईयर के पेपर क्या है सफिशियंट है, इसके अलावा ज़्यादा कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसका सबसे मोस्ट पिलर जहाँ पर हम अपने आप को अपडेट रखते हैं, सारा जीएस एक तरफ, करंट अफेयर एक तरफ, क्योंकि ये करंट वो है, हर चीज़ में मिलाया जाएगा। देखिएगा जैसे अगर आप सोचिए कुछ भी सब्जी बनाइएगा, हर चीज़ में नमक जरूर मिलाओगे, क्योंकि नमक के बिना सब्जी बनेगी नहीं, बन भी जाएगी तो देखिए मज़ा नहीं आएगा ना। इसलिए इस प्रकार से कह सकते हैं नमक है, ये सबको दुखी करती है, ज़्यादा डल जाए तब भी दुखी करेगी, कम डले तब भी दुखी करेगी। ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर डेली बेसिस पर आपको करंट अफेयर रेडी करना चाहिए।
क्यों डेली बेसिस से क्या करते हैं आप, हो रही घटनाओं को, मान लो एक दिन में 4 से 5 ऐसी घटनाएँ हैं, इंसिडेंट है, इन्फॉर्मेशन है जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डेली इस पे रेडी कर लेंगे तो 1 महीने में लगभग 150 घटनाएँ हो जाएँगी। यानी आपके ऊपर बर्डन नहीं पड़ेगा। अगर आप 1 महीने में रेडी करेंगे 150 घटनाओं को पढ़ने में आपका दिमाग भी बोरिंग हो जाएगा। ऐसी गतिविधि में कोशिश करिएगा। द हिंदू न्यूज़पेपर अगर आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं, या दैनिक जागरण ज़रूर फॉलो करें, जिससे कि जो मोस्ट इंपोर्टेंट जैसे कुछ भी खबर आती है, कुछ रिफॉर्म को लेकर, चाहे जुडिशियल रिफॉर्म है, चाहे एग्रीकल्चर रिफॉर्म है, या कोई अन्य रिफॉर्म हो रहे हैं, तो उनको ज़रूर एक बार नोट डाउन कर लें और टॉपिक से लिंक करने का प्रयास करें। जैसे अगर कोई वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहा है, तो आप कहाँ जाएँगे? जीएस 1 में जाएँगे। किसके सापेक्ष में? सोसाइटी के सापेक्ष में जाएँगे। सोसाइटी में किसना? यूनिट नंबर 1 में जाएँगे। ऐसे करने से क्या होगा? आपका माइंड थोड़ा एक्टिव हो जाएगा और चीज़ों को इंटरलिंक कर पाएगा। तो यहाँ पर मानना है कि द हिंदू या द दैनिक जागरण पर डे पढ़ना चाहिए। इसके साथ जो मंथली मैगज़ीन है, जो आप यहाँ पर करोगे, फ़िल्टर चीज़ें यहाँ मिल जाएँगी, इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। एंड आफ्टर दैट जब एडिटोरियल वगैरह पढ़ने से आप एसए में हेल्पफुल होता है, या इसके अलावा एथिक्स में जो केस स्टडी करेंगे वहाँ भी हेल्पफुल होता है। इसलिए 1 डे में 1 एडिटोरियल ज़रूर पढ़ना चाहिए। इससे आपके दिमाग की जो थिंकिंग प्रोसेस है वो बिल्ड हो जाती है, यानी बढ़ जाती है। ऐसा करने से 6 मंथ जो 1 ईयर की जो मैगज़ीन आती हैं, उन्हें आसान हो जाएगा हमें रिवीज़न करने के लिए। ये जो मैगज़ीन है 1 ईयर की 6 मंथ की, इनको पढ़ना नहीं होता, इनको रिवीज़न करना होता है। लेकिन बच्चे गलती यही करते हैं कि ठीक है बाद में आएगी 1 साल में उसको अब उसको पढ़ लेंगे, काम चल जाएगा। यानी 30-35 क्वेश्चन आएँगे, 10-15 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं यहाँ से, देखिएगा 10 से 12। लेकिन ये कह पाना कि सर सारे क्वेश्चन सही कर पाएँगे, 25% सही कर पाएँगे, 75% क्वेश्चन सही कर पाएँगे, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ़ उन एक-एक दिन का निचोड़ है। मंथली का निचोड़ है जो 1 साल में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को मान के बनाया गया है। क्या पता यहाँ पर जो प्रश्न बनाया जा रहा हो, यहाँ से बना दिया जाए, यहाँ से नहीं बनाया जाए। तो ऐसी गतिविधि में डेली बेसिस पर चीज़ों को अपडेट करना चाहिए। तो ये रहे कुछ न्यूज़पेपर, कुछ चीज़ें जो आपके लिए क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो मेरा मानना ये है कि यूपीएससी की तर्ज पर यूपीपीसीएस भी एक अपना पैटर्न को फ़ॉलो कर रहा है। तो यानी आपका मानना ये है कि यहाँ पर जो एरिया है इसको आप रेडी करना स्टार्टिंग करें। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की, प्रॉपर मेंटर की, प्रॉपर स्ट्रेटजी की ज़रूरत रिक्वायरमेंट है। तो आप डेफ़िनेटली हमारे साथ जुड़कर अपनी जर्नी को रेडी कर सकते हैं। नहीं तो इतना सब कुछ रेडी करने के लिए आप हर किसी एंगल पे काम करना आपकी ज़िम्मेदारी बन जाती है। तो दोस्तों देरी किस बात की है? आज ही जाइएगा और जाने के बाद इस ऑफ़र का लाभ उठाते लिए 31 तक ये ऑफ़र रहेगा। आप इसको ज़रूर जॉइन कर लें, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। चर्चाएँ कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताइएगा। नेक्स्ट चर्चा आप किस विषय पर चाहते हैं, यूपीपीसीएस के लिए, आईएएस के लिए या आरओ के लिए? कमेंट बॉक्स में ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। बाकी हमारे साथ जुड़ने के लिए नीचे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लें। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा आप यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। लव यू ऑल ऑफ यू। खुश रहें, व्यस्त रहें, आगे बढ़ते रहें। 25 अगर आपका सपना है तो अपने सपने को पूरा करने के लिए आज से ही काम करना स्टार्टिंग कर लीजिएगा। वक्त कम है, क्योंकि आपको खुद भी बदलना है और चीज़ों को भी बदलना है। ठीक है? ऑल द बेस्ट, खुश रहें।